Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. Previous lectures में हमने सोल प्रोपराइटर के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखा था. अभी करते हैं एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स बेसिकली होती क्या हैं? जब भी आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी होती हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है. क्या होती हैं वो? अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जर्नल बनाते हैं. जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं. लेजर के बाद में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस के बाद में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं. फाइनल अकाउंट में हम तीन चीजें बनाते हैं: ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट. राइट? तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हम ये चेक करते हैं क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इस ईयर से रिलेटेड है, जिस ईयर का हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं. क्या हम उसको लिखना भूल गए हैं तो हम उसको लिख देंगे. क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, वो हमने इस ईयर में लिख दी है, तो उसको भी हम लिख देंगे. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट. क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बनाते हैं. अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है? अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस ईयर का खर्चा है या इनकम है उसे उसी ईयर में दिखाओ. ठीक है, जिस ईयर का एक्सपेंडिचर है, जिस ईयर की इनकम है, उसे उसी ईयर में दिखाओ. तो मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 का हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं. तो कोई अगर एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसको हमने पेमेंट अभी नहीं किया है, ठीक है, पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे, पर हमने वो एक्सपेंडिचर तो कर दिया, तो क्या करना चाहिए? अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि उस एक्सपेंडिचर को इसी ईयर में रिकॉर्ड करो. ठीक है, इसी तरह से कोई ऐसी इनकम जो हमको आज ही मिल गई, पर हमें उसकी सर्विस देना बाकी है. ठीक है, उसको हम, हो सकता है सर्विस हमको नेक्स्ट ईयर मिले पर हमको इनकम तो आज ही रिसीव हो गई. ऐसी इनकम को क्या करना चाहिए? अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहेगा कि ऐसी इनकम को आप नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर दो, इस ईयर के P&L में उसको मत दिखाओ. बात समझ में आई? इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद यही एडजस्टमेंट्स तैयार की जाती हैं, उसके बाद में फाइनल अकाउंट बनाया जाता है. ठीक है, एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो फाइनल अकाउंट बनेगा वो ही फाइनल अकाउंट किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करेगा. राइट? बहुत तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं. आज हम 6 एडजस्टमेंट्स पर बात करेंगे: क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड और अर्न्ड इनकम, अनअक्रूड और अनअर्न्ड इनकम. चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की. क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? कोई भी ऐसा स्टॉक, गुड्स, जो एट द एंड ऑफ द ईयर बिकने से रह गया है. ठीक है, ऐसा गुड्स जो बिकने से रह गया है वो उस ईयर के लिए क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक. और वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक. तो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको हमेशा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये जरूर मिलेगी कि क्लोजिंग स्टॉक इतने रुपए का बचा. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की रिकॉर्डिंग कहां की जाती है? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और दूसरा बैलेंस शीट के करंट असेट्स में दिखाते हैं. ठीक है, असेट साइड में करंट असेट्स हेड्स के अंदर दिखाते हैं. चलिए एक एग्जांपल से बताती हूं. एक मान लीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है: स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2020 इज ₹20,000. तो इसको कैसे शो करेंगे? इस एडजस्टमेंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे और बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ₹20,000 बैलेंस शीट में शो करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स पर लगता है. मान लीजिए कोई फिक्स असेट आपने परचेज की, कोई मशीन परचेज की, 1 लाख रुपीस की. क्या ये मशीन
इस ईयर मान लीजिए हमने इसको 2020 में परचेज किया, तो क्या ये 2021 में 1 लाख रुपए की ही रहेगी? नहीं, वियर एंड टीयर की वजह से ये मशीन की वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, 2021 में इसकी वैल्यू हो सकता है 90,000 रह जाए, 2022 में हो सकता है इसकी वैल्यू 80,000 रह जाए, फिर 70,000 रह जाए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 2023 में 70,000 रहेगी, इसी तरह से इसकी वैल्यू कम होती जाएगी मशीन की। तो ये जो 10,000 की वैल्यू कम हो रही है ना, ये 10,000 की वैल्यू कम हो रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे? यही क्या है? डेप्रीसिएशन। बात समझ में आई? डेप्रीसिएशन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डेप्रीसिएशन को हम अपने पर्टिकुलर जिस ईयर में हम डेप्रीसिएशन लग रहा है उस ईयर में हम उसको एक्सपेंडिचर मानेंगे। क्यों मानेंगे एक्सपेंडिचर? क्योंकि फिक्स असेट से ही तो हम रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं। फिक्स असेट पर को यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीन को यूज करके ही तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीन को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करके ही तो रेवेन्यू आ रहा है। तो ये क्या हुआ? एक तरह से ये उस ईयर के लिए ये जो डेप्रीसिएशन मशीन की वैल्यू में जो कमी आ रही है, ये उस ईयर के लिए एक्सपेंडिचर हुआ। और एक्सपेंडिचर हम कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है? और दूसरा, हम इसको बैलेंस शीट के फिक्स असेट में माइनस कर देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में जो भी फिक्स असेट दी है, मशीन है मान लीजिए 1 लाख की, तो 10,000 का अगर डेप लगा है तो 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 ही वैल्यू हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू तो कम हो गई ना फिक्स असेट की, इसलिए। ठीक है, अच्छा, कोई भी एडजस्टमेंट दी होगी, उस एडजस्टमेंट को हमें 2 जगह रिकॉर्ड करना ही करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से बताती हूं कैसे करेंगे। ट्रायल बैलेंस में आपको 2 फिक्स असेट दी हुई हैं, मशीनरी एंड बिल्डिंग। मशीनरी 4 लाख की एंड बिल्डिंग 10 लाख की। चलिए, ये ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2021 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडजस्टमेंट दी हुई है आपको। चार्ज डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीन पर 10% का डेप लगाना है। सेम चार्ज डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग पर भी 10% का डेप लगाना है, पर विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020। ये हम 31 मार्च 2021 तक का बना रहे हैं, मतलब ये कौन सा ईयर रहा होगा? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। और हमने ये बिल्डिंग परचेज कब की है? ये बिल्डिंग हमने परचेज की है 1 अक्टूबर को। इसका मतलब हम इस ईयर में इस बिल्डिंग को हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ्स ही यूज कर पाए हैं। इसको तो हमने पूरा 12 मंथ यूज किया, पर हम इसको बिल्डिंग को सिर्फ 6 मंथ्स यूज कर पाए हैं। तो कायदा क्या कहता है? कायदे से हमें इस पर जो डेप्रीसिएशन लगेगा उसको सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का ही लगाना चाहिए। चलिए डेप की कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या होगी। 4 लाख का 10% कितना आएगा? 40,000। और बिल्डिंग का 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10%, परसेंट इसको ऐसे ही लिख देती हूं, 10 डिवाइड बाय 100। और इसका हम 6/12 भी करेंगे। अगर ये मशीन 3 मंथ यूज हुई होती तो हम 3/12 करते, 4 मंथ यूज हुई होती तो 4/12 करते। जितने मंथ यूज हुई है उतने ही मंथ का हम डेप्रीसिएशन लगाते। ठीक है, ये कैलकुलेट करके आएगा 50,000 रुपीज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिकॉर्ड कैसे करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप डेप्रीसिएशन डेप ऑन मशीनरी 40,000 रुपीज। कितना डेप था? 40,000 मशीन पर। टू डेप ऑन बिल्डिंग 50,000 रुपीज। ठीक है, फाइन। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे इसको? बैलेंस शीट में असेट साइड में मशीनरी 4 लाख माइनस करेंगे लेस डेप 40,000। क्या वैल्यू आएगी फाइनली? 3,60,000। ठीक है, इसी तरह से बिल्डिंग की वैल्यू थी 10 लाख।
10 लाख में से माइनस करेंगे डेप 50,000, माइनस करके क्या आएगी वैल्यू 9,50,000। ठीक है, ये हो गई दो जगह रिकॉर्डिंग, एक तो P&L में हुई और दूसरा बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। क्या मीनिंग है इसका? ऐसे एक्सपेंडिचर जो ड्यू तो हो गए इस ईयर में, फॉर एग्जाम्पल ये हम बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। तो फॉर एग्जाम्पल सैलरी है, सैलरी ड्यू तो हो गई, एम्प्लॉय ने काम किया इस ईयर में पर हमने उसको सैलरी नहीं दी है, वो सैलरी ड्यू हो गई, सैलरी ड्यू हो गई। तो हम पेमेंट हो सकता है बाद में करें, पेमेंट हम कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर करेंगे। पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस साल का खर्चा है उसी साल में शो करो। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम इसी साल में शो करेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकता है, इसी तरह से आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है। हमने जिस बिल्डिंग में हम ऑफिस चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उसका रेंट हमने नहीं दिया, ड्यू हो गया, हम नेक्स्ट ईयर देंगे, पर हमें उस रेंट को इसी साल में दिखाना जरूरी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हो सकता है। चलिए रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं आउटस्टैंडिंग की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की? एक तो हम जो भी एक्सपेंडिचर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाकी के सारे एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है और कोई एक्सपेंडिचर है वो आउटस्टैंडिंग है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, और वेजेस है या कोई फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो भी एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ है सैलरी, तो सैलरी में हम उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को प्लस कर देंगे। और दूसरा, हम क्योंकि ये लायबिलिटी बन गई, हमने उसे पे नहीं किया है, हमारे बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी बन गई, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी शो करेंगे। एग्जाम्पल से बताती हूं कैसे करेंगे। ट्रायल बैलेंस में आपको दो एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, रेंट एंड सैलरी। रेंट दिया हुआ है 50,000 का, सैलरी दी हुई है 1 लाख की। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹5,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹20,000। दो एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं और दोनों एक्सपेंडिचर जो दिए हैं वो तो दिए ही हैं, पर 5,000 की रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया है और 20,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई है, मींस ड्यू हो गई है, तो इसको भी हम अपने एक्सपेंडिचर में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं एक्सपेंडिचर, क्या लिखेंगे? टू रेंट ₹50,000 ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, ओएस लिख रही हूं मैं, आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000, बाहर आ जाएगा 55,000 रुपीज। ठीक है, इसी तरह से टू सैलरीज 1 लाख ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 20,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी बन गई बिजनेस के लिए, ये हमको फ्यूचर में पे करना है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी हम आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज दोनों लिख देंगे, 5,000 एंड 20,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 का। ठीक है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको हमने टाइम से पहले ही पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल रेंट हमने 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा था, पर हमने इसी ईयर में अप्रैल 2021 का रेंट दे दिया।
इसी ईयर में हमने अप्रैल 2021 का 1 मंथ का एडवांस रेंट दे दिया, तो क्या ये रेंट 1 मंथ का एडवांस रेंट क्या इस ईयर से रिलेटेड था? जी नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। कायदे से वो एक्सपेंडिचर कहाँ जाना चाहिए? वो नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए। अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही तो कहता है। तो क्या करेंगे हम, इस रेंट को बोलेंगे प्रीपेड रेंट। पहले से ही पे कर दिया हमने, पर वो एक्सपेंडिचर अभी हुआ नहीं है, ठीक है। प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड या एक्सपेंस पेड इन एडवांस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? इसको रिकॉर्ड हम 2 जगह करेंगे। एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां पर भी ये एक्सपेंडिचर लिखा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। P&L के डेबिट साइड में जहां भी ये एक्सपेंडिचर लिखा होगा उसमें से उसको माइनस कर दिया जाएगा। दूसरा, अब क्योंकि ये हमारे लिए हमने प्रीपेड कर दिया, पहले से पैसा दे के रखा है, तो बैलेंस शीट में ये क्या हो गया? असेट बन गई, बिजनेस के लिए असेट बन गई, हमने पहले से पे करके रख दिया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल में आपको ट्रायल बैलेंस में रेंट दिया हुआ है 50,000 का, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, रेंट पेड ऑफ ₹50,000 आउट ऑफ विच रुपीज, अरे लिखने से रह गया, आउट ऑफ विच ₹2,000 इज पेड इन एडवांस, ठीक है। तो 2,000 रुपीज एडवांस में पे किए हुए हैं इस 50,000 रुपीज में से। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंडिचर कहाँ लिखे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हमने यहां लिखा होगा टू रेंट ₹50,000। अब क्योंकि हमने इसमें से 2,000 रुपीज प्रीपेड कर दिए हैं, वो नेक्स्ट ईयर का रेंट पे कर दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे? यहां से माइनस कर देंगे। जिस तरह से आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं उसी तरह से प्रीपेड को माइनस करते हैं। प्रीपेड रेंट 2,000 रुपीज, ठीक है। माइनस करके 48,000 बाहर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में इसको हम, क्योंकि हमारे लिए असेट बन गई, हमने पहले से पैसा पे करके रख दिया है, तो इसको हम प्रीपेड रेंट लिखकर 2,000 रुपीज बैलेंस शीट में लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है अक्रूड और अर्न्ड आउटस्टैंडिंग इनकम, या फिर बोल सकते हैं इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। क्या है ये सब? ऐसी कोई इनकम जो ड्यू तो हो गई पर रिसीव नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 का, ठीक है। अब हमने अपनी कोई बिजनेस की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को रेंट पर उठा रखा था, उसका रेंट ड्यू हो गया, उसका रेंट इस ईयर का रेंट ड्यू हो गया, पर वो पर्सन क्या बोल रहा है कि मैं आपको रेंट अप्रैल में दे पाऊंगा, अप्रैल 2021 में, ठीक है। तो कायदे से तो वो रेंट ड्यू हो गया, हो सकता है वो रेंट 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, पर वो ड्यू हो गया है, रिसीव नहीं हुआ है। तो कायदा क्या कहता है? ये जो ड्यू हुआ है रेंट, ये जो इनकम है रेंट की, इसको इसी ईयर में शो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में रिसीव होगा वो जरूर, पर इसको, इस इनकम को हमें आज ही इसी ईयर में शो कर देना चाहिए, ठीक है। इनकी अक्रूड या फिर अर्न्ड या आउटस्टैंडिंग इनकम की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? इनकम्स को कहां दिखाते हैं? इनकम्स को हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो जो भी कंसर्न इनकम है उसमें हम ये जो ड्यू वाली इनकम है, अक्रूड इनकम है, उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि वो भी उस ईयर की इनकम ही है, ठीक है। अब क्योंकि ये इनकम ड्यू हो चुकी है, तो ये बिजनेस के लिए क्या बन गई? असेट या लायबिलिटी? ये बिजनेस के लिए असेट बन गई, ठीक है। एक एग्जांपल से करते हैं इसको। ट्रायल बैलेंस में इनकम रिसीव्ड अकाउंट दिया हुआ है, इनकम रिसीव्ड अकाउंट 10,000 रुपीज। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज ₹1,000। कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ₹10,000, और इसमें प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट
₹1000 और ये जो टोटल है 11,000 ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा क्योंकि ये बिजनेस के लिए असेट बन गई, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट ₹1000, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है अनअक्रूड, अनअर्न्ड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या है ये, जिस तरह से लास्ट एडजस्टमेंट में हमको इनकम ड्यू हो गई थी पर रिसीव नहीं हुई थी, इसमें उल्टा हो गया। इसमें उल्टा क्या हुआ, इसमें हमको इनकम एडवांस में रिसीव हो गई, ठीक है। लास्ट प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं सेम। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब रेंट पर हमने कोई बिल्डिंग उठा रखी है और जिसको हमने रेंट पर बिल्डिंग उठा रखी है उसने कहा कि मैं आपको अप्रैल 2021 का रेंट भी इसी ईयर में दे देता हूं, ठीक है। 31 मार्च के पहले पहले दे दिया उसने हमको अप्रैल का रेंट। एक मंथ का रेंट हमारे पास एक्चुअली एडवांस में आ गया, ठीक है। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस ईयर की इनकम है, एक्सपेंडिचर है, उसे उसी ईयर में दिखाओ। तो क्या करेंगे हम, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अनअक्रूड या अनअर्न्ड इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये इनकम है तो क्रेडिट साइड में दिखाई जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये इनकम, जहां पर भी ये इनकम लिखी है क्रेडिट साइड में, उसमें से अनअक्रूड या अनअर्न्ड इनकम बोलकर इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, डिडक्ट कर देंगे इनकम में से। और दूसरा, क्योंकि ये हमको रिसीव हुई है एडवांस में, ये हमारे लिए लायबिलिटी बन गई, ठीक है, तो हमें इससे बैलेंस शीट में भी दिखाना होगा, राइट। एक एग्जांपल से करते हैं। एग्जांपल में आपको दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड अकाउंट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 40,000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज ₹40,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इस रेंट में 5,000 ऐसा रेंट है जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है, जो नेक्स्ट ईयर का रेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में इनकम हम लिखते हैं, तो बाय रेंट ₹40,000 माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। कितना था, ₹5,000 माइनस करके ₹35,000 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बैलेंस शीट में कहां लिखेंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बन गया, इनकम हमको एडवांस में ही रिसीव हो गई है, तो इसको लायबिलिटीज साइड में लिखा जाएगा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, ₹5,000। बात समझ में आई। बाकी की एडजस्टमेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।